हमें देखा जाता है एक घर का सीन जहां पर ब्योंग चान बाइक राइडिंग के बाद घर पर आया होता है। वह अपने भाई के रूम के दरवाजे के सामने एक स्टिकी नोट देखता है जिस पर लिखा होता है बड़े भाई के लिए इस रूम में एंट्री नहीं है। जब ब्योंग चान रूम के गेट को खोलते हुए अंदर देखता है तो वह देखता है उसका छोटा भाई कमर में लिपटा हुआ वहीं पर पड़ा होता है। इस टाइम पर वह काफी ज्यादा शर्माया हुआ होता है क्योंकि लिटरली भाई पिछले चैप्टर में उसकी काफी घनघोरी बेइज्जती हुई होती है। अपने छोटे भाई की ऐसी हालत को देखने के बाद तो ब्योंग चान भी थोड़ा टेंस हो जाता है, जहाँ पर वह याद करता है 9 महीने पहले का सीन। और यह वही टाइम होता है जिस टाइम पर इसने सी जिन का भी मर्डर किया होता है। वह काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, सोचता है भाई ऐसा एक्सपेक्टेड ही था, मैं सच में ही गुनहगार हूँ, मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वह उसने अपने फ़ोन पर पुलिस का नंबर भी डायल कर दिया होता है, लेकिन तभी उसे बगल से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह वहाँ पर अपने छोटे भाई ब्योंग जिन को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वह अपने ही मस्ती में मग्न होता है और हर चीज़ में एकदम बेस्ट होता है। सारे ही लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं। अपने छोटे भाई की ऐसी खुशी भरी ज़िंदगी को देखने के बाद तो वह भी कुछ नहीं कर पाता। वह भी सोचता है अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो फिर इसका क्या होगा। फ़ोन की दूसरी तरफ से पुलिस वाला भी कहता है कि वही लड़के तुमने फ़ोन किया, क्या कह रहे हो। लेकिन ब्योंग चान कुछ भी जवाब नहीं देता। पुलिस को जवाब न देने के बाद वह एक दूसरी जगह पर जाता है जहाँ पर वह अपने सामने देखता है जिसके सामने एक रुपयों से भरा हुआ बैग पड़ा हुआ होता है। एक बंदा कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तो अब तुम्हें अपने छोटे भाई के एंट्रेंस फीस और ट्यूशन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर एक मोटा बंदा भी बैठा हुआ होता है जो कि कहता है यह तो काफी ज्यादा मजेदार है, मैं तुमसे काफी ज्यादा जेलस हूँ ब्योंग चान, तुम्हारी भी जिंदगी में तुमने पहली बार ही इतने सारे रुपए एक साथ देखे होंगे। ब्योंग चान भी उसकी बातों को सुनकर कुछ नहीं कहता। मोटा बंदा गुस्सा हो जाता है, वह कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा था, तुम बास्टर्ड कुछ कह क्यों नहीं रही। वह टकला बंदा भी कहता है जस्ट इन केस, क्या तुमने उसे प्रॉपरली तौर पर हैंडल तो किया था ना, या फिर हमें तो उल्लू तो नहीं बना रहे। तभी एक चश्मे से बंदा कहता है मैंने उसे पक्के तौर पर चेक किया था। तो अच्छा, हमारे जी स्योंग मिन ने खुद जाकर चेक किया था उसे, तो ये तो ठीक ही होगा। ब्योंग चान इस टाइम पर भी शांत होता है। तभी वह टकला बंदा उसके सर पर हाथ रखता है और काफी ज्यादा ही इविल लुक में कहता है गुड जॉब ब्योंग चान, तुमने काफी अच्छा काम किया। और वहीं दूर से उन सभी लोगों को 3 जर्मन शेफर्ड कुत्ते देख रहे होते हैं घूर घूर कर। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और अब प्रेजेंट टाइम में वह भी सोचता है आखिरकार जैंग सीजन प्रेजेंट है स्कूल में, आखिर तुम वापस कैसे आ सकते हो जैंग सीजन। ब्योंग चान का घर पर मन नहीं लग रहा होता तो वह कहीं और आ जाता है जहाँ पर वह अपने उन्हीं मोटे और चश्मिश बंदे के साथ बैठा हुआ होता है। वे दोनों तो फालतू की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ब्योंग चान अभी भी काफी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। तभी वह मोटा बंदा कहता है ब्योंग चान क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, बास्टर्ड तुम्हारा मूड तो खराब है लेकिन हमारे मूड को क्यों खराब कर रहे हो तुम। ब्योंग चान भी अलग ही सोच में डूबा हुआ होता है। वह सोचता है क्या मरा हुआ बंदा आखिरकार वह परफेक्टली तौर पर कैसे वापस आ सकता है, और मैंने तो उसकी अस्थियों को भी देखा था, क्या वह जंग सीजन की नहीं थी। बगल में बैठी लड़की कहती है ओ पा क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन ब्योंग चान कुछ नहीं कहता और अपने हेलमेट को लेकर वहां से जाने लगता है। साथ ही साथ सोच रहा होता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे जाकर वहीं पर जाकर चेक करना होगा इसे। फिर हमें एक काफी बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि हमारे एमसी की डॉर्म होती है, जिसे देखने के बाद तो जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है क्या सच में यह मेरी डॉर्म है, मैंने तो कभी नोटिस भी नहीं किया था स्कूल के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग भी होगी। डॉक्टर कहता है जल्दी से अंदर आ जाओ जैंग सीजन। जैंग सीजन भी अंदर आकर जैसे ही अपने रूम को चेक करता है, ये 2 लोगों का रूम होता है जिसमें 2 लोग एक साथ रहते हैं ना एक रूम में, वही वाला। डॉक्टर कहता है यहाँ पर सिंगल रूम के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशंस पहले से लगे हुए थे जिस वजह से मुझे ये डबल वाला रूम मिला है। वैसे ये अभी भी काफ़ी अच्छा है ना जैंग सीजन। लेकिन जैंग सीजन तो अभी भी उदास होता है, जहाँ पर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर ने जैंग सीजन के लिए काफ़ी सारे नूडल्स बनाए होते हैं। जिन भी उन नूडल्स को देखने के बाद चौंक जाता है। वह कहता है क्या ये क्या है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, क्या ये खाना है कोई। डॉक्टर भी कहता है हाँ ये काफ़ी अच्छा है, तुम्हें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए जैंग सीजन। और भाई हमारा जिन जब उसकी पहली बाइट लेता है तो भाई साहब पहली बाइट लेने के साथ ही उसका मन गदगद उठता है और काफ़ी पसंद आती है उसे, और भाई साहब एकदम भुक्कड़ों की तरह उसे खाने लगता है। डॉक्टर भी पूछता है हे जिन, क्या तुम्हें पता चला आखिरकार मेरे बेटे को मारने वाला कौन था। जिन भी खाते हुए कहता है हाँ मुझे अभी पता तो नहीं चला, लेकिन जल्दी ही मैं उसका बारे में पता लगा लूंगा। तभी डॉक्टर कहता है तुम्हें रस नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। जिस बात को सुनकर जिन भी हैरान हो जाता है। वह पूछता क्या। डॉक्टर कहता है मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम्हें उस बंदे को मारना है जिसने मेरे लड़के को मारा था, लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो चुका है,
अब मैं अपना रिवेंज अपने हाथों से लेना चाहता हूँ। जिन्वी कहता है तो फिर हाँ सही कहा, उसे जाकर ढूंढो, सिर्फ उस पर रस मत करना। मुझे भी अपनी रिवेंज लेने के लिए काफ़ी सारी तैयारियां करनी होंगी। जिन्वी उसकी बातों को सुनने के बाद सोचने लगता है किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के लिए किसी दूसरे बंदे को मारना ये तो काफ़ी आसान नहीं है। डॉक्टर कहता है अगर तुम कभी एडवांस में मेरे हाउस पर आना चाहो तो पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि आज से मैं अपने घर पर नहीं रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी सारी तैयारी करने वाला हूँ अपने रिवेंज के लिए। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाए जैन सेजिन जो कि एक गली से होता गुजर रहा होता है। जैंग सीजन अभी भी सोच रहा होता है कि अगर उस बंदे को मैं मारता तो ये काफ़ी आसान होता, किसी को पता भी नहीं चलता। क्या मुझे उनसे कहना चाहिए कि इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूँगा? लेकिन नहीं, ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैं अब किसी भी बंदे को मारना नहीं चाहता, तो ये ठीक रहेगा कि इस काम को उन्हीं पर छोड़ दिया जाए। तभी हमारा सीजन अपने सामने देखता है उसी बंदे को, हाँ ब्योंग चान को, जो कि इस टाइम पर सीजन को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। सीजन भी बिना उसे नोटिस किए सामने से निकल जाता है, लेकिन ब्योंग चान उसे आसानी से जाने नहीं देता और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। जिन्वी हैरान हो जाता है, वह सोचता है क्या इसने मेरा कंधा क्यों पकड़ा है। माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। वह अभी भी हमारे एमसी की तरफ घूर कर देख रहा होता है। एमसी पूछ लेता है आखिरकार तुम कौन हो। ब्योंग चान काफी फ्रेंडली बनते हुए कहता है, हे जैंग सीजन हो ना तुम? यह मैं हूँ ब्योंग चान, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिन्वी मन में सोचता है क्या ब्योंग चान क्या रियल सीजन का यह कोई दोस्त था पहले? वह भी रियल सीजन बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, हाँ सॉरी मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। एक्चुअली मेरी थोड़ी बहुत मेमोरीज चली गई हैं क्योंकि मेरे सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी थोड़े टाइम पहले। और इस बात को सुनते ही ब्योंग चान सीधा अटैक कर देता है हमारे सीजन के ऊपर, और ये रख के मुक्का मारा होता है सीजन के चेहरे पर। लेकिन ब्योंग चान ने उस मुक्के को चेहरे से थोड़ा पहले ही रोक लिया होता है। ब्योंग चान भी हैरान, वह भी सोचता है क्या इसने एक भी बार पलक नहीं झपकाई? पहले तो ये कितना डरपोक हुआ करता था, कितनी मार खाता था मुझसे। अगर ये मुझसे झूठ बोल रहा होता कि इसकी मेमोरीज चली गई हैं तो इसे डरना चाहिए था। क्या सच में कहीं इसकी मेमोरी सच में तो नहीं? जिन्वी कहता है ओह बड़ी मुझे माफ करना। जिन्वी कहता है मैं तो काफी ज्यादा चौंक गया था बड़ी, मुझे लगा था कि तुम सच में मुझे हिट करने वाले हो पंच के साथ। ब्योंग चान भी हैरान में कहता है बड़ी कह रहा है मुझे, क्या सच में कहीं इसकी मेमोरी सच में तो नहीं चली गई? सीजन भी कहता है तो क्या सच में तुम ब्योंग चान हो? तो अच्छा, क्यों ना हम फिर से एक दूसरे के दोस्त बन जाएं अच्छे वाले। ब्योंग चान हमारे एमसी के हाथ की तरफ देखता है और बिना कुछ ज्यादा कहे वहां से निकल जाता है। पीछे से हमारा एमसी भी उसे जाता हुआ देख रहा होता है। ब्योंग चान जाते हुए मन में सोच रहा होता है इसके रिएक्शंस को देखने के बाद सच में ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी मेमोरीज को खो दिया है, लेकिन फिर भी सीजन में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। जैंग सीजन अपने रूम पर पहुंच चुका होता है। वह अभी भी उसी पुरानी बात को याद कर रहा होता है जहां पर ब्योंग चान ने उसके ऊपर अटैक किया था, और कहता है ब्योंग चान, उसने उस टाइम पर सच में काफ़ी खतरनाक अटैक किया था मेरे ऊपर, और जिस तरीके से उसने मेरे ऊपर पंच मारा था तो इससे तो ऐसा ही लगता है कि वह रियल जी सिंह की डेथ से कनेक्टेड हो सकता है। तभी उसके बेड के पास में एक डब्बा पड़ा हुआ होता है, उसमें किसी की चीज़ के हिलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर तो जिन्वी चौंक जाता है और वह देखता है उसमें उसकी वही बिल्ली होती है। वह उस बिल्ली को खिलाने लगता है, तभी वहाँ पर गेट को खोलकर उसका रूममेट आने लगता है। उस रूममेट को देखने के बाद तो सीजन भी चौंक जाता है, क्योंकि उसका रूममेट और कोई नहीं बल्कि होता है डू हो। फाइनली गाइस दोनों की जोड़ी फिल्म मिल गई। नेक्स्ट सीन देखते हैं हम उनके स्कूल का सीन, जहाँ पर वे क्लास में अपने असाइनमेंट की मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी उनका एक क्लासमेट देखता है कि वहाँ पर गाहुन होती ही नहीं है। वह भी पूछता है कि आखिरकार गाहुन कहाँ चली गई। बोंग जूनो कहता है गाहुन नहीं आई, इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, सीजिन का वह गंदा सा आइडिया, और शायद उस आइडिया को सोचने के बाद वह भी स्कूल ना आना चाहती हो। जिस बात को सुनने के बाद तो जैंग सीजन भी परेशान हो जाता है। डूहो भी कहता है अगर हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हमें वही प्लान पर चलना है तो चलो क्यों ना डिसाइड कर लें अब आगे क्या करना होगा। सभी अपने अपने आइडियाज़ बनाने लगते हैं कि आखिरकार इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। डूहो भी अपने थॉट्स को बताता है, लेकिन बोंग जूनो को ये सब बेकार लग रहा होता है। वह कहता है तुम रुक जाओ अभी के अभी, इसे दोबारा से करो, ये सही नहीं है। जहाँ पर उन्हें प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई अच्छा आइडिया या कोई प्लान आया ही नहीं होता और वे सभी अपने मूड को पकड़ कर बैठे होते हैं। वहाँ पर पूरी क्लास में एक ही शांति फैली हुई होती है। क्लास टीचर भी उनसे कहता है कि आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है तो तुम अपने घर जा सकते हो अब। बोंग जूनो जाते हुए कह रहा होता है यह सच में काफ़ी बड़ा डिजास्टर है, एक पूरी तरीके से डिजास्टर। लेकिन हमारे सीजन को किसी की चिंता नहीं होती, उसे तो सिर्फ गाहुन की चिंता होती है जो कि आज एब्सेंट होती है क्लास में, और उसकी खाली सीट को देखते हुए वह अभी परेशान होता है। जहाँ पर वह चलते चलते कहीं तो आया होता है। वह कहता है सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं गाहुन के नेबरहुड में ही आ गया।
पिछली रात गाहुन की कार इसी सड़क पर से गई थी, है ना। वह भी सोचता है मुझे आगे चलकर सिर्फ एक वाइट कलर की कार को ढूंढना है, तो चलो जल्दी चलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसे भी काफी टाइम हो जाता है, लेकिन काफी देर तक घूमने के बाद फिर से उसी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई रास्ता ना मिलने के बाद वह गाहुन को कॉल करने लगता है सीधा ही, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है और यह कोई बाइकर होता है जो कि आते के साथ सीधा ही हमारे चैंग सीजन पर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद आगे जाकर खड़ा हो जाता है पीछे देखने के लिए। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर हमारे जैंग सीजन ने अपने आने वाले अटैक को एक बैग से रोक लिया होता है, वह भी काफी गुस्से में पूछता है आखिरकार कौन हो तुम जो मुझ पर अटैक कर रहे हो। लेकिन वह राइडर ज्यादा कुछ नहीं कहता और अपने आप की तरफ जैंग सीजन को बुलाने लगता है और इशारा करने के बाद वहां से निकल जाता है। सीजन भी कहता है क्या मुझसे यह मत कहना कि यह मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, तो ठीक है मैं भी आ रहा हूँ तेरे पीछे, तुझे मैं वहीं आकर बताऊंगा। लेकिन थोड़ा ही दौड़ने के बाद लड़खड़ाने लगता है जहाँ पर वह राइडर बॉय एक पार्क में आ जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी मशीनरी होती है एक्सरसाइज करने वाली, और काफ़ी देर से इंतजार कर रहा होता है हमारे सीजन का। जैसे तैसे चलते चलते हमारा सीजन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वह भी कहता है हे बड़ी काफ़ी लंबा टाइम हो गया तुम इंतजार करते करते, है ना, तो लो मैं आ गया। पहले सीजन अपने बैग को नीचे रखता है और फिर उस बंदे को उसी के तरीके से इशारा करते हुए अपनी तरफ बुलाने लगता है। वह बंदा भी अपनी बाइक को लेकर डंडे के हाथ में लेकर सीधा सीजन की तरफ रश कर देता है। वो करता है फिर से काफ़ी खतरनाक सा अटैक, लेकिन हमारा जिन भी उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उस बंदे के अटैक को डॉज करने के बाद घूमता हुआ पीछे की तरफ आ जाता है। वह बंदा भी अपनी बाइक को मोड़ता है और सीजन की तरफ फिर से जाने लगता है, लेकिन इस बार सीजन एक खतरनाक से पोज में आ जाता है और रख के घुटने की काफ़ी खतरनाक सा अटैक करता है उसके हेलमेट के ऊपर। लेकिन किसी चीज़ को तो देखकर सीजन भी हैरान हो जाता है। वह देखता है उस बंदे ने अपने चेहरे पर अपने हाथ को लिया होता है डिफेंस के लिए और अटैक को लेने के बाद पीछे आ जाता है। तो वही बाइक से नीचे उतर जाने की वजह से बाइक भी पीछे जाकर गिरती है। जिन भी सोचता है जैसा कि मुझे लगा ही था, जब मैंने इसे हेलमेट पर अटैक किया था तो इसने अपने गार्ड को अप कर लिया था। यह कोई ऐसी इंस्टिंक्ट नहीं है जो कि काफ़ी आसानी से मिल जाए, इसके लिए काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और जैसा कि मुझे लगा ही था यह कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि ये कोई प्रोफेशनल बॉक्सर लग रहा है मुझे। वह बंदा भी सीधा अटैक करने आता है हमारे एमसी पर, लेकिन जिन इसे काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। जिन को अपने पीछे एक एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट दिखता है जिसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हवाओं में उड़ता है और बैक फ्लिप मारते हुए उसी झूले जैसी चीज़ से काफ़ी खतरनाक सा अटैक करता है उसकी टांग पर। वह बंदा हमारे एमसी के पीछे छोड़ ही नहीं रहा होता, वह फिर से पीछे पड़ जाता है जिन के पीछे और जिन भी भाग रहा होता है। जिन पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर वह रख के पंच मारने वाला होता है हमारे जिन पर, लेकिन उसे डॉज करने के लिए वह उस व्हील पर हैंड स्टैंड कर देता है, मतलब खड़ा हो जाता है हाथों के बल, और ऐसा करके उसके पंच से भी काफ़ी आसानी से बच जाता है। और जब वह बंदा हमारे एमसी की तरफ देखता है इस टाइम पर भी हमारा एमसी डेविल सी स्मेल दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद तो वह फिर से पीछे पड़ जाता है। वह कहता है कुत्ते कमीने एक बार मेरे हाथ तो आ जा तू। लेकिन हमारा एमसी भागना छोड़ और उसके सारे अटैक्स को धीरे धीरे करके डॉज करने लगता है, लेकिन अटैक्स को डॉज करने के दौरान उसका पैर मुड़ जाता है जिस वजह से हल्का सा उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। वह बंदा भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सीधा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ एमसी भी उसकी रख के हेलमेट पर लात मारता है। दोनों ही के अटैक्स एक दूसरे के काफ़ी खतरनाक हिट हुए होते हैं। इस टाइम पर दोनों की हालत काफ़ी खराब होती है। उस बंदे ने हेलमेट पहन रखा फिर भी उसे उसकी लात का असर अपने सिर तक हो रहा होता है। एमसी सोचता है इसका पंच सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसने सिर्फ मुझे एक पंच डायरेक्ट हिट किया है जिससे मुझे भी काफ़ी तगड़ा बैकलेस मिला है। क्या सच में मेरी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी इतनी कम हो चुकी है जो कि इसके एक पंच को भी ना सह पाए। वह बंदा भी कहता है क्या तुम सच में कोई रियल सीजन हो? जिसकी ऐसी बात को सुनकर तो सीजन भी कुछ नहीं कहता और वह बंदा कहता है मुझे नहीं पता आखिरकार तुमने कैसे सरवाइव किया और कैसे इतने ज़्यादा बदल चुके हो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। लेकिन हमारा जिन फिर से वहाँ से भागने लगता है। वह भी पीछे से चिल्लाता रहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, मुझसे सामना करो ना। लेकिन तभी हमारा एमसी अपने बैग को उठाता है और कहता है अगर मुझे भागना होता तो मैं काफ़ी पहले भाग जाता। और जिन बाइक का सहारा लेते हुए हवा में काफ़ी ऊंची सी जंप मारता है उस बंदे के ऊपर से होते हुए और उस बंदे के चेहरे को अपने बैग से कवर कर देता है। और भाई सब हवाई हवा में एक रख के लात मारता है उस बंदे को, जिससे वह बंदा भी दूर हवा में उड़ता चला जाता है और जाकर एक पोल से टकरा जाता है। हमारा जिन भी मजाक उड़ाते हुए कहता है ओह लगता है तुम्हें ज़्यादा चोट लग गई। इस टाइम पर वह हेलमेट वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है
और जिन कहता है भाई साहब तुमने तो हेलमेट पहले से ही पहन रखा है, तुम्हें पता था ना कि तुम इस तरीके से पिटने वाले हो, तुम सच में कोई फ्यूचर देख सकते हो क्या? लेकिन मैं बंदा भी खड़ा होते हुए कहता, तुम बास्टर्ड, तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। एमसी कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है किसी एक ऐसी फाइट में जब कोई बंदा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है वह हमेशा हारता है। लेकिन वह बंदा भी बिना रुके काफ़ी खतरनाक सा अटैक करने के लिए हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जिन भी उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज करता हुआ और मौका देखते ही फिर से एक काफ़ी खतरनाक सी किक मारता है उस बंदे की खोपड़ी पर। वह बंदा भी सोचता है वही सेम किक, इसे तो मैं काफ़ी आसानी से पकड़ सकता हूँ। लेकिन भाई हमारे एमसी ने हवाई हवा में उसके किक की डायरेक्शन बदल ली होती है और काफ़ी खतरनाक सी किक पड़ती है उसके चेहरे पर नहीं बल्कि हेलमेट पर, लेकिन फिर भी उसका चेहरा तो मुड़ ही चुका होता है। वह बंदा भी सोचता है क्या एक ट्रेजेक्टरी किक। तभी हमारा एमसी एक काफ़ी खतरनाक सी जंप लेता है और रख के मारता है एक काफ़ी खतरनाक सी फ्लाइंग किक, जिससे लिटरली भाई उसका हेलमेट भी हवा में उड़ जाता है और वह हमारे एमसी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। एमसी भी उसे देखकर कहता है, मुझे पहले से ही पता था ये तुम ही होने वाले हो बेयोंग चान। तो क्या तुम अब भी इस फाइट को कंटिन्यू रखना चाहते हो? एमसी मन में सोचता है चाहे मेरी बॉडी कितनी ही ब्रोकन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं रोथ चाइल्ड सेंटर का एक टॉप किलर हूँ और इस जैसे किसी नल्ले बंदे से हार जाऊँ ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन रुको, इसकी हालत इतनी भी बुरी नहीं हुई। क्या सच में मेरा अटैक इतना ज़्यादा स्वेलो था? अरे नहीं, मेरी बॉडी कंडीशन इसी वजह से मेरे अटैक भी सही से हिट नहीं हो पाते। बेहोंग चान एक बार फिर से अटैक इंस्टेंस में आ जाता है और तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। हमारा एमसी उसके पोस्चर को देखते हुए कहता है क्या यह कोई लेफ्ट हैंडेड फाइटर है? और बेहोंग चान बिना देरी किए हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन एमसी भी उसके सारे अटैक्स को अपने हाथों से ब्लॉक करने लगता है। वह मन में सोच रहा होता है क्या यह इतना ज़्यादा फास्ट है? मैंने तो कभी इसकी ऐसी स्किल्स को देखा ही नहीं था। क्या यह तब से स्किल्स को छुपा रहा था? यह तो सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो उसकी ऐसी स्किल्स को देखने के बाद हमारा एमसी भी उससे डिस्टेंस बनाने लगता है ताकि लॉन्ग फाइट की जा सके। लेकिन बेहोंग चान उसे डिस्टेंस बनाना तो छोड़ो, उस पीछे भी नहीं हटने देता और फिर से अटैक करता है जिन के ऊपर। जिन भी अपने हाथों को ऊपर ले आता है डिफेंस के लिए, लेकिन इस अटैक की पावर इतनी होती है कि जिन भी पीछे धकेला जाता है और जाकर पिछली दीवार में भिड़ जाता है। बेयोंग चान कहता है अब तुम फिनिश हो चुके हो और एक ही तरीके से पंचेस की बरसात कर देता है। बेयोंग चान कोई रैम नहीं दिखाता और पंचेस की बरसात किया जाता है, कभी हाथ पर कभी पाँव पर, कहीं पर भी जहाँ उसे मौका मिले। और एक लास्ट हिट काफ़ी खतरनाक वाली मारता है उसके चेहरे के ऊपर, जिससे भाई इतने सारे पंचेस को खाने के बाद वहाँ दीवार में भी क्रैक पड़ जाते हैं। लेकिन बेहोंग चान अपने सामने के सीन को देखने के बाद उसके भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वह अपने सामने जो देखता है उस पर तो उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि भाई हमारे एमसी पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा होता। वह तो अपनी धूल को झाड़ रहा होता है। वह भी डाउट में आ जाता है, वह कहता है क्या यह तो इम्पॉसिबल है, मैंने इस पर काफी सारे पंचेस को मारा था, आखिरकार ये कैसे बच सकता है इतने सारे पंचेस से? जिन भी कहता है क्या तुम्हारा पूरा हो चुका है? और इतने सुनते ही वह फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है जिन के ऊपर और एक करता है काफी खतरनाक सा अटैक। वह भी खुश होता है, इस बार तो पक्का उसे काफी तगड़ी चोट लगी होगी। लेकिन फिर से चौंक जाता है क्योंकि यहाँ तो भाई हमारा जिन भी वासिया ले रहा होता है। वह भी कहता है क्या मैंने तो इसके चेहरे पर अटैक किया था, फिर भी कैसे बच सकता है? जिन भी कहता है लगता है तुम्हारा काम हो चुका है अब, क्योंकि अब से तुम अपने दोनों हाथों का यूज़ करने के लिए योग्य ही नहीं रहे। जहाँ पर हम देखते हैं उसके दोनों हाथ डिसलोकेट हो चुके होते हैं और नीचे लटक चुके होते हैं। और ये हमारे एमसी ने तब किया होता है जब बेयोंग चान फिनिक्सिंग मूव के लिए हमारे जिन पर अटैक करता है। लेकिन हमारे एमसी ने जिन ने उसके विजन को ब्लॉक करने के लिए अपने कोट का यूज़ करते हुए उसके विजन को ब्लॉक किया होता है ताकि सामने कुछ ना देख सके, और नीचे से आकर उसके हाथ पर और एल्बो जॉइंट सभी को तोड़ दिया होता है पंचेस से, वो भी काफ़ी खतरनाक तरीके से। और यहाँ तक कि शोल्डर जॉइंट्स को भी तोड़ दिया होता है। जिन कहता है तुम तो एड्रेनलिन के नशे में इतने पागल हो गए थे कि तुम्हें तो दर्द भी महसूस नहीं हुआ। अपनी ऐसी खतरनाक हार को देखने के बाद वह भी जमीन पर बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता क्या मैं सच में हार चुका हूँ। वह याद करता है पास्ट टाइम का सीन जब वह ट्रेनिंग सेंटर में था, आराम से यूट्यूब वीडियोस देख रहा था द इमेंस क्यूआई चैनल की। तभी इंस्ट्रक्टर कहता है बेहोंग चान इधर आओ। दूसरा बंदा भी कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो बंदे, वीडियोस को बाद में देख लेना, पहले अपने हाथ के गियर्स को पहन लो और चलो कुछ मेहनत कर लो।
वह भी कहता है, ओ तुमने पहले से ही पहन रखे हैं, लॉल। वह तगड़ा बंदा सच में काफी ज्यादा गुस्सेबाज था, तो गुस्से में आकर हमारे ब्योंग चान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन ब्योंग चान ने उसे कुत्ते की तरह हरा दिया होता है। और वही ब्योंग चान अलग ही एटीट्यूड में अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहता है, ओह ये तो काफी ज्यादा बोरिंग था, काफी आसानी से हार गया। यहाँ पर अगला सीन हमें एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दिखाया जाता है, जो कि ब्योंग चान की होती है। उसका इंस्ट्रक्टर भी बताता है, ब्योंग चान ध्यान से सुनो, हमारे पास उस जर्मन फाइटर के बारे में काफ़ी कम ही इन्फॉर्मेशन है, तो तुम्हें ध्यान से काम करना होगा। तो अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना और अपने गार्ड को भी डाउन मत करना बिल्कुल भी। लेकिन वह भी इंस्ट्रक्टर की बात को इतना सीरियसली नहीं लेता और हाँ हाँ करके चला जाता है। ब्योंग चान देखता है उसका अपोनेंट एक कम हाइट वाला है, तो ब्योंग चान भी सोचता है इसे तो मैं काफ़ी आसानी से हरा दूंगा, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगले ही सीन में वह गिरा पड़ा होता है, उसकी काफ़ी कुत्ते की तरह पिटाई होती है। उसका इंस्ट्रक्टर और कोच भी भागता हुआ आता है और कहता है, ब्योंग चान क्या हुआ। ब्योंग चान अभी भी अपने अपोनेंट की तरफ देख रहा होता है और उसे देखने के बाद उसके ठंडे पसीने छूट रहे होते हैं। ब्योंग चान अपने अपोनेंट की तरफ देखता है जिसके 2 दांत चमक रहे होते हैं, और सेम सीन यहाँ पर भी होता है, इसके भी दांत चमक रहे हैं भाई साहब। ब्योंग चान भी कहता है, आखिरकार तुम कौन हो। जिन कहता है, आखिरकार क्यों। वह बंदा भी कहता है, चाहे मैं तुम्हारी तरफ कैसे भी देख लूँ, तुम जैंग सीजन तो लगते नहीं हो। जिन भी कहता है, हाँ जैंग सीजन तो काफ़ी टाइम पहले ही मारा जा चुका है तुम्हारे हाथों से, है ना। जिस बात को सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बंदा भी चिल्लाते हुए कहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो कुछ लॉन्डो ने कहा था कि उसे बांध कर रखना है, मैंने तो उसे बांधा था, मैंने नहीं मारा उसे। अपनी सच्चाई को अपने मुंह से बोल देने के बाद उसे रियलाइज होता है और वह चुप हो जाता है। जैंग सीजन मन में सोचता है, इस बंदे ने उसे बांधा क्योंकि उन लड़कों ने उसको ऑर्डर दिया था, क्या उन्होंने पहले उसे किडनैप किया फिर उसे मारा था। आखिरकार क्या ही कारण हो सकता है जो इसके लिए इतने आगे गई। फिर ब्योंग चान के सामने बैठते हुए सीजन कहता है, तो क्या सिर्फ तुमने उसे कहीं और जाकर बांध दिया था। तो फिर क्या वह बंदा नहीं था जिसने सीजन को मारा था और अब उसने मुझे भी मारने का ट्राई किया था। क्या फिर यह भी किसी एक और बंदे का ऑर्डर था तुम्हारे लिए। जिसकी बातों सुनकर वह भी कुछ नहीं कह पाता। मुझे बताओ ब्योंग चान। वहीं उससे पूछताछ करते हुए मन में भी सोच रहा होता है, मुझे इस केस को जल्दी से सॉल्व करना होगा ताकि मैं अपनी बाकी की बची हुई स्कूल लाइफ को काफ़ी आराम से जी सकूँ काहुन के साथ। लेकिन भाई ब्योंग चान भी हेडबट मारता है हमारे एमसी के नाक पर, जिस वजह से उसके मुंह से भी बिमल पिचकारी छूट जाती है। और भाई साहब ब्योंग चान भी नारुतो स्टाइल में वहाँ से भागने लगता है अपने दोनों हाथों को पीछे करते हुए। लेकिन जिन भी वहीं पड़ा रह जाता है। जिनको भी किसी और चीज़ की चिंता नहीं होती, उसे भी अपनी नाक और चेहरे की चिंता होती है। वैसे कहता है, नहीं मेरा चेहरा नाक कुछ गलत तो नहीं हुआ। वह देखता है हाँ सब कुछ ठीक है तो शांत हो जाता है, फिर चैन की सांस लेता है। वह देखता है ब्योंग चान तो वहाँ से पहले ही भाग चुका है। जिन भी कहता है, वेल मैंने इतना सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ ली है तो मुझे अब सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ज़्यादा पीछा करने से फ़ायदा नहीं। और यह बंदा मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं लगता कि जो लोगों को मारता फिरे, और ऐसा मैं इसकी आंखों को देख कर कह सकता हूँ। अगर यह बंदा सच कह रहा है तो इसका मतलब उन्हीं बंदों में से कोई एक होगा जिन्होंने इसको ऑर्डर दिया होगा और उन्हीं ने सीजन को मारा होगा, और शायद से वह पर्सन ब्योंग चान के भी काफ़ी क्लोज हो सकता है। मैंने वैसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आज पता लगा लिया है, काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन जल्दी ही यह न्यूज़ उन लड़कों तक भी पहुंच जाएगी और वे पहले मूव करने लगेंगे मेरी तरफ। लेकिन तभी सी जिन अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाता और धड़ाम करके वहीं ज़मीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची होती कि वह आगे फाइट कर सके या कुछ चल भी सके। चैप्टर यही एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 100 लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट करवा देना। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा।